सब्सक्राइब करें पीओ ऑफिस वर्क चैनल को और घंटी के निशान को भी दबाएं। नमस्कार करता हूं। सबसे पहले तो सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीओ ऑफिस वर्क पर। अलंकार पार्ट 1 का वीडियो कुछ दिनों पहले मैंने डाला था और उसको बच्चों ने बहुत अधिक पसंद किया। सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा और उसी वीडियो में मांग की गई कि सर अलंकार पार्ट 2 प्लीज़ जल्दी से जल्दी लाइए। तो सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि समयाभाव के कारण इतने दिनों तक मैं अलंकार पार्ट 2 नहीं लेकर के आया, लेकिन आज मैं ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। तो अब देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी दोबारा रिपीट में कि आपके 12वीं क्लास में हिंदी साहित्य में कौन कौन से अलंकार है। देखिए, अन्योक्ति, विभावना, 8 अलंकार है कुल। सबसे पहले है अन्योक्ति, फिर है विभावना, फिर है विशेषोक्ति, उसके बाद है दृष्टांत अलंकार, उसके बाद है मानवीकरण अलंकार, उसके बाद है समासोक्ति अलंकार, उसके बाद है प्रतीप अलंकार और उसके बाद है व्यतिरेक अलंकार। ये 8 अलंकार आपके 12वीं क्लास में है, जिनमें से 5 अलंकार मैं पिछले वीडियो में बना चुका हूँ या 5 अलंकारों के बारे में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। 5 अलंकार मैंने बता दिए। तो आज हम इन 5 अलंकारों की चर्चा नहीं करेंगे। आज हम बचे हुए 3 अलंकार करेंगे, समासोक्ति अलंकार, प्रतीप अलंकार और व्यतिरेक अलंकार। इन 3 अलंकारों की चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अभी बिना देरी किए वीडियो को। तो सबसे पहले समासोक्ति अलंकार, इसकी बात कर लेते हैं। समासोक्ति अलंकार में क्या होता है, देखिए, प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक साथ बोध होता है। एकदम शॉर्ट परिभाषा आप याद रख सकते हैं कि ऐसा अलंकार जिसमें प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक साथ बोध हो। प्रस्तुत का मतलब जो अपने सामने है और अप्रस्तुत का मतलब जो अपने सामने नहीं है, दोनों का एक साथ बोध होगा। ऐसा लगेगा कि दोनों के बारे में बात कही जा रही है। उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए, परिभाषा तो क्या हो जाएगी, इस अलंकार में ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया जाता है जिससे प्रस्तुत और अप्रस्तुत का बोध एक साथ होता है। तो आप सीधी सिंपल अगर आप परिभाषा याद रखना चाहें तो ये याद रख सकते हैं, ऐसा अलंकार जिसमें प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक साथ बोध हो जाए वो समासोक्ति अलंकार कहलाता है। जैसे देखिए, उदाहरण से मैं समझाऊंगा। उदाहरण है, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, ये सी है थोड़ा सा कटा हुआ है। प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी। यानी सिंधु सेज पर, यानी सिंधु रूपी सेज पर धरा वधु यानी धरा रूपी वधु बैठी हुई है इस प्रकार से, और जैसे वो मान किए हुए अपने मान में ऐठी हुई हो इस प्रकार से बैठ रहे। तो इसको जब आप इस दोहे को आप पढ़ोगे तो ऐसा लग रहा है कि वधु की भी बात हो रही है और धरा की भी बात हो रही है। तो दोनों के में फर्क नहीं हो रहा, दोनों का एक साथ बोध हो रहा है। इस दोहे को आप पढ़ के देखो, ऐसा लगेगा कि ये बात वधु के बारे में भी कही जा रही है और पृथ्वी के बारे में भी कही जा रही है। तो प्रस्तुत तो है धरा प्रस्तुत है और वधु अप्रस्तुत है, दोनों का एक साथ बोध हो रहा है दोहे से, ऐसा लग रहा है। तो कहने का मतलब, जब प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक साथ बोध हो तो वहां समासोक्ति अलंकार होता है। और कुछ ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया जाता है जिससे प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक साथ बोध होता है। एक इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें एक साथ दे देंगे। जैसे सिंधु सेज, सिंधु रूपी सेज, यानी सिंधु और सेज को एक ही बना दिया तो एक साथ बोध हो जाएगा। जैसे यहाँ लिख दिया धरा वधु, धरा का वधु का मतलब धरा रूपी वधु, तो ये धरा और वधु को एक ही बना दिया, एक साथ बोध करा दिया। तो इसलिए समासोक्ति अलंकार है। तो परिभाषा याद रख लेंगे, जहां प्रस्तुत और अप्रस्तुत का एक साथ बोध हो। अब अगला देखिए, अगर इस आशा करता हूँ ये अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे संबंधित कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। अब अगला है प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार और एक देखिए, हम इससे अगला अलंकार पढ़ेंगे व्यतिरेक अलंकार। तो ये दोनों अलंकार जब आप पढ़ोगे तो आपके कंफ्यूजन हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं कंफ्यूजन ही दूर किए देता हूँ कि प्रतीप अलंकार और इससे अगला अलंकार हम व्यतिरेक पढ़ेंगे। तो दोनों ही अलंकारों में आप ध्यान रखें, उपमान को तो हीन दर्शाया जाता है और उपमेय को श्रेष्ठ दर्शाया जाता है। दोनों ही अलंकारों में, प्रतीप अलंकार में उपमान को हीन दर्शाया जाएगा और व्यतिरेक अलंकार में उपमेय को श्रेष्ठ दर्शाया जाएगा। तो आप कहेंगे कि एक ही बात हो गई वो तो, लेकिन दोनों में फर्क क्या हुआ? दोनों में फर्क देखिए ये कि व्यतिरेक अलंकार में उपमेय को उपमान से जब श्रेष्ठ बताया जाएगा तो उसमें कारण बताया जाएगा, जबकि प्रतीप अलंकार में कोई कारण नहीं बताया जाता। ये एक फर्क है। तो आप पढ़ोगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखना, प्रतीप अलंकार का सबसे पहले ध्यान रखना है, उपमा अलंकार का उल्टा होता है।
और देखिए इसमें क्या होता है, उपमान की उपमेय से हीनता दर्शाई जाती है, यानी जो उपमान है उसको तुच्छ साबित किया जाता है और उपमेय को श्रेष्ठ साबित किया जाता है, ये कह सकते हैं आप। लेकिन इसमें कोई भी कारण नहीं, उपमान को हीन तो दर्शा दिया लेकिन कोई कारण नहीं बताते कि क्यों उसको हीन दर्शाया जा रहा है। जबकि व्यतिरेक अलंकार में क्या होता है कि उपमान को हीन और उपमेय को श्रेष्ठ बता रहे हैं लेकिन कारण सहित, ये दोनों में फर्क है। तो ये देखिए उपमा अलंकार का उल्टा होता है और उपमान की उपमेय से हीनता दर्शाई जाती है, ये इसकी परिभाषा हो गई। जैसे देखिए सिय मुख समता किमी करे चंद बापुरो रंग, कहने का मतलब चंद्रमा है, जो चंद्रमा है वो सीता जी के मुख की समानता कैसे कर सकता है, यानी चंद्रमा को हीन बताया गया। चंद्रमा उपमान है, सीता जी का मुख उपमेय है, लेकिन उपमान को हीन बताया गया है। उपमा अलंकार में क्या होता है, उपमान और उपमेय की तुलना की जाती है, जबकि यहाँ उपमान को हीन बताया गया है, उपमेय को श्रेष्ठ बताया गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। उपमान और उपमेय आप सभी को पता होगा, उपमा अलंकार में जब हम पढ़ते हैं तो उपमा अलंकार के अवयवों में आते हैं उपमान और उपमेय। उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए, और उपमान का मतलब यदि किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी श्रेष्ठ दूसरी व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए तो वो उपमान हो जाता है। जिससे तुलना की जाए श्रेष्ठ व्यक्ति या वस्तु से तो वो उपमान हो जाएगा। जैसे सीता जी के मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है तो चंद्रमा उपमान हो गया और सिय मुख हो गया उपमेय। अब देखिए और अगला और है, बहुरी विचार की निमन माही सिय वदन सम हिमकर नाही। सिय वदन का मतलब सीता जी का मुख और हिमकर का मतलब चंद्रमा, यानी चंद्रमा है वो सीता जी के मुख के समान नहीं है, ये इस तरह से। और देखिए तेरे आगे चंद्रमा कलंक सो लगत है, यानी तुम्हारे आगे चंद्रमा भी कलंक के समान लगता है, यानी चंद्रमा उपमान की हीनता दर्शा दी, उपमान को तिरस्कृत कर दिया, उपमान को अपमानित कर दिया। तो ये समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ आपको। तीनों ही दो में आप एक बात ध्यान रख लें, कहीं भी कारण नहीं बताया गया। जैसे यहाँ लिखा है शिव मुख समता किमी करे चंद बापुर रंग, ये तो कह दिया कि सीता जी के मुख की समता चंद्रमा नहीं कर सकता, लेकिन क्या कारण है इसका ये बात नहीं बताई गई। तो प्रतीप अलंकार में कारण नहीं बताया जाता, जबकि व्यतिरेक अलंकार में कारण बताते हुए उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ साबित किया जाता है। तो ये प्रतीप अलंकार आपके समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट और लास्ट अलंकार व्यतिरेक अलंकार। अब आपको उपमा ये जो प्रतीप अलंकार समझ आ गया तो व्यतिरेक अलंकार भी समझ में आ जाएगा। प्रतीप अलंकार में क्या होता है, उपमान को हीनता दर्शाई जाती है उपमान की। इसमें क्या होता है, इसमें भी उपमान की हीनता और उपमेय की श्रेष्ठता साबित की जाती है, लेकिन यहाँ कारण सहित किया जाता है। तो देखिए जहाँ कारण बताते हुए, ये मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया इसका, जहाँ कारण बताते हुए उपमान से उपमेय की श्रेष्ठता साबित की जाती है वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। उदाहरण अब देखना, उदाहरण से यहाँ भी क्या होगा, उपमेय श्रेष्ठ है उपमान तुच्छ है। प्रतीप अलंकार में भी उपमान हीन है उपमेय श्रेष्ठ है, दोनों में एक ही चीज है, लेकिन यहाँ कारण बताया जाता है। देखिए राधा मुख चंद्र सा कहते हैं मतिरंक, यानी मतिरंक का मतलब जो बुद्धि से, कहने का मतलब मूर्ख, इसका अर्थ समझ सकते हो। मति यानी जिनकी बुद्धि कमजोर है, वो राधा मुख को चंद्रमा के समान कहते हैं, लेकिन निष्कलंक है वह सदा उसमें प्रकट कलंक। लेकिन चंद्रमा है वो तो राधा जी का मुख है वो तो निष्कलंक है, जबकि चंद्रमा में तो कलंक है, चंद्रमा के अंदर तो दाग है। तो कहने का मतलब चंद्रमा को हीन भी साबित कर दिया, राधा मुख को श्रेष्ठ साबित कर दिया कारण बताते हुए। तो एक कारण बताते हुए जब ऐसा किया जाता है, उपमेय की श्रेष्ठता साबित की जाती है उपमान से, तो ये आपके व्यतिरेक अलंकार होता है। अगला देखिए लास्ट उदाहरण, सिय मुख शरद कमल जिमि किमि कही जाए निसी मलिन वह निसी दिन यह विगसाय। सिय मुख का मतलब सीता का मुख है वो शरद ऋतु के कमल के समान कैसे कहा जाता है, शरद ऋतु के कमल के समान नहीं कहा जाता है, क्योंकि निसी मलिन वह, क्योंकि जो कमल है वो रात में मलिन पड़ जाता है, जबकि सीता जी का मुख है वो दिन दिन विकसित हुई होता रहता है। यानी चंद्रमा, यानी कहने का मतलब सीता जी का मुख है वो तो निरंतर विकसित होता रहता है, जबकि कमल है वो मलिन पड़ता जाता है। तो ये आशा करता हूँ ये तीनों ही अलंकार आपके समझ में आ गए होंगे। 5 अलंकार और अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए एक बार इस उदाहरण की बात करते हैं। सिय मुख शरद कमल जिमि किमि कही जाए निसी मलिन वह निसी दिन यह विगसा। यानी कहने का मतलब सीता जी का मुख है वो कमल से उसकी तुलना कैसे हो सकती है, क्योंकि निसी मलिन वह है, क्योंकि जो कमल है वो
रात्रि में मलिन पड़ जाता है, जबकि सीता जी का मुख है वो निशी दिन यह विकसाय, रात और दिन दोनों में ही यह विकसित होता रहता है, खिलता रहता है। तो इसलिए कमल जो है वो उपमान है, तो उस उपमान की हीनता और उपमेय की श्रेष्ठता इसमें साबित की गई है कारण बताते हुए। तो इस तरह से आशा करता हूं कि आपको ये सभी अलंकार समझ में आ गए होंगे। तीनों अलंकारों में या आठों अलंकारों में कोई भी आपको दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। और 5 ही दिन आपके एग्ज़ाम के बचे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, समझें अच्छी तरह से। और पिछले वीडियो में आपने जो देखा उसको और सभी ने मांग की अगले वीडियो की, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों में जो अलंकार पढ़ना चाहते हैं उनमें ज़रूर शेयर करें ताकि सभी का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो। थैंक यू।